एक सवाल, कितना मजबूत है बीजेपी का तंत्र? पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली। कौन काम करता है बीजेपी के तंत्र में जो हारी हुई बाजी भी लगातार बीजेपी जीत रही है? दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग की गई। दिल्ली को 8 भागों में बांट दिया गया, 30 जिले, 173 छोटे शहरों में। चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले प्रत्येक विभाग को कार्यालय, संस्थाओं, शॉपिंग सेंटर, स्कूलों, कॉलेजों में ड्राइंग रूम मीटिंग आयोजित करने के ऑर्डर दे दिए गए थे। चुनाव से ठीक पहले ये कौन कर रहा था बीजेपी के लिए? तो आपको बता दूं कि बीजेपी का जन्म एक संघ से हुआ है जिसका तंत्र बेहद मजबूत है। इस संघ का नाम है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि मेरे विभाग से लगभग 2000 ड्राइंग रूम मीटिंग आयोजित की गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरएसएस एक अकेला संघ है। आरएसएस में और भी संघ काम करते हैं, जैसे भारतीय मजदूर संघ, बीएमएस, सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय शैक्षणिक महासंघ, हिंदू जागरण मंच आदि। 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग में 4 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। मीटिंग में चर्चा के विषय रहे पर्यावरण प्रदूषण, जो दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल की छवि को पहले ही धूल दूषित कर दिया गया था। इस छवि को जन जन तक पहुंचाने का काम किया आरएसएस ने। सामाजिक सद्भाव और स्वदेशी जैसे मुद्दे भी आरएसएस की चर्चा का विषय रहे। आरएसएस अंदर ही अंदर इन मुद्दों पर काम कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ आप, बीजेपी और कांग्रेस शीश महल बनाम राजमहल, जहरीली यमुना, बिन दूल्हे की बारात, मुफ्त की रेवड़ी जैसे मुद्दों पर भिड़ते नजर आए, जबकि आरएसएस का लक्ष्य था 60,000 ड्राइंग रूम मीटिंग का। मंडे को ड्राइंग रूम मीटिंग का फीडबैक लिया जाता था। प्रत्येक छोटे शहरों, जिलों का डाटा कलेक्ट किया जाता था, जिसमें आरएसएस ने दिल्ली को डिवाइड किया था अपनी सहूलियत के अनुसार। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार वेस्ट दिल्ली के वरिष्ठ आरएसएस पदाधिकारी ने बताया कि हमारा काम मतदाताओं को बूथ पर जाकर राष्ट्रहित में मतदान करने के लिए प्रेरित करने का था। लेकिन हाँ, हम भाजपा को वोट देने के लिए मतदाताओं को प्रेरित कर रहे थे, क्योंकि भाजपा को वोट अर्थात राष्ट्रहित में वोट। देखा जाए तो आरएसएस एक सामाजिक संगठन है जो आमतौर पर सक्रिय राजनीति से एक हाथ की दूरी बनाए रखता है, लेकिन बीजेपी के पक्ष में प्रचार करता है। जहां तक एक आम पॉलिटिकल पार्टी का पहुंचना मुश्किल होता है दूर दराज के इलाकों में, उन इलाकों में आरएसएस हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे मूल संदेशों को जन जन तक पहुंचाता है। आरएसएस एक एजेंडे के तहत काम करता है जिसमें हिंदुत्व और राष्ट्रहित के मुद्दे मेन होते हैं, और यहीं से जन्म लेता है बीजेपी का एजेंडा। जैसे एक है तो सेफ है, हिंदू राष्ट्र, बटोगे तो कटोगे जैसे मुद्दे। ये मुद्दे आरएसएस से निकलकर ही आते हैं। तो ये था आरएसएस और बीजेपी का मिला जुला काम, जो चुनावों में वो कई महीनों पहले से प्रारंभ कर देते हैं। अब बात करते हैं कि भाजपा का आईटी सेल किस तरीके से काम करता है। पिछले दशक से भारत में चुनाव सिर्फ असली दुनिया में नहीं, आभासी दुनिया में भी लड़ी जा रही है। बात केवल राजनीतिक दलों की आधिकारिक सोशल मीडिया टीम तक नहीं रह गई है। आईटी सेल के उदय ने चुनाव को जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया है। राजनीतिक दल और आईटी सेल न सिर्फ लोगों को राजनीतिक तौर पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उसकी वजह से धार्मिक और जातिगत गोलबंदी भी नजर आ रही है। विशेषज्ञ इसको सूचना महामारी का नाम देते हैं। आईटी सेल के लोग विदाउट एनी फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर वह कंटेंट अपलोड करते हैं जो उनकी पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला हो। स्टैटिका की एक रिपोर्ट के अनुसार गलत सूचना या दुष्प्रचार का सबसे ज्यादा खतरा भारत में है। सीएनए इनसाइडर पर फैक्ट वर्सेस फ्रिक्शन टाइटल से एक वीडियो अपलोड किया गया है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि भारत के 750 फर्जी मीडिया आउटलेट दुनिया भर के 119 देशों में फैले हैं। 550 अलग अलग डोमेन से फर्जी खबरें फैलाई जा रही है। देश में फर्जी खबरों को फैलाना अब बिजनेस बन चुका है। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक लड़के का बयान है जो खुद को अनिल नाम से संबोधित करता है। वीडियो में अनिल ने बताया कि भाजपा किस तरीके से आईटी सेल में काम करती है। We tracked the workings of a disinformation operation in Nimbahera, a small town in the state of Rajasthan. Freelancers like Anil Kumar Bharat
are in high demand during election season in India. Known as IT cell workers, thousands like him are recruited by political parties to spread propaganda online. Operatives like Anil are often on the move, traveling to wherever their services are required. They are typically housed in nondescript hotels like these, modest and discreet. मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं बीजेपी आईटी सेल में काम करता हूँ। बीजेपी आईटी सेल मेनली इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करने का काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं पिछले 1.5 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। बेसिकली हमें कोई हायर ऐसी एजेंसी नहीं होती है हायर करने वाली। हमको जो कैंडिडेट्स होते हैं जब चुनाव आते हैं तब वही हायर करते हैं, एज अ फ्रीलांसर ही हम काम करते हैं और 40-50 हज़ार हमारी सैलरी होती है। व्हाट्सएप वीडियो के मेन टॉपिक्स आप देख लीजिए, मोदी से रिलेटेड कोई घोषणाएं उनकी, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये सब हमारे मेन एजेंडाज हैं। उसके बाद टॉपिक्स के बाद जब हम हमारी टीम में एडिटर, स्क्रीन राइटर, आर्टिस्ट हम बाहर से मंगाते हैं, उसके बाद एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है और फिर हम परफॉर्म करते हैं। Today, Anil's assignment is to record villager testimonies speaking against a political party. और कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के शासन में ये सब हुआ है, कितनी राजनीतिक हत्याएं होती है और यही वो बच्चा किसी और घर का होता, उसकी हत्या होती। सही। ठीक है अंकल, अब हम शुरू करेंगे। ठीक। कैमरामैन रेडी? ओके, रोल। इधर नहीं गयो तो लास्ट में निम्बाड़ा है मरवा इद्दो। अच्छा बोल कर रहा रात घर पे बंदूक का ली बावरिया में नहीं गया था ये और तो भैया खुद ही कर मेरा घर के बाहर में बोली 1 घंटा थी। With no fact check on his content, Anil is free to propagate anything that works in his political client's favor. In 2019, the BJP planned to hire 200,000 cyber warriors like Anil in the state of Uttar Pradesh alone. हेलो, हाँ अर्षद, एक बार कलर ग्रेडिंग देख लेना ना, मैं तेरे को स्क्रीनशॉट खींच के भेज रहा हूँ उससे ही। हाँ। In April 2019, Facebook took down 700 pages that were reportedly run by supporters of both Congress and BJP, spreading fake news. Fake news is an industry in India. A 15-year-long investigation by Disinfo Lab unearthed 750 fake media outlets operating from India and spanning across 119 countries, with 550 domain names spreading fake news. ये हमारी बिल्कुल एक टीम होती है कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करती है और हमारा मेन काम होता है उस टीम का शायद डिफेम का, और कहीं ना कहीं जो वो चीज़ें अपलोड करते हैं उन्हीं के कमेंट सेक्शन में हम जाके उनको डिफेम करते हैं। जैसे टारगेट की बात करें तो अभी तो फिलहाल ऑब्वियसली कांग्रेस ही है टारगेट करने की चीज़, और कार्टून कैरिकेचर बनाते हैं हम मीम के पर्पस में, और ये सब चीज़ें वायरल कंटेंट दिखाने में मेरा टाइम नहीं लगता क्योंकि लोगों को पसंद आती है ये सब चीज़ें, कार्टून देखना, वो सब ड्रामेटिक चीज़ें वैसे लोगों को पसंद आती, तो अपना आप हो जाता है। कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है इसकी पोल मैं खोल कर रखूंगा। आज तथ्यों के साथ आप देखिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कुछ देर बाद YouTube चैनल से इस वीडियो को हटा दिया जाए। ये देखिए स्क्रीनशॉट, पॉज करके देखिएगा, तब समझ आएगा कि आईटी सेल किस तरीके से रिक्रूटमेंट करता है भाजपा के लिए। एक और सवाल, क्या सिर्फ नफरत फैलाना आईटी सेल का काम है? जी नहीं। पॉलिटिकल लीडर्स जो टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है आईटी सेल के द्वारा। आईटी सेल के डेटा एनालिटिक्स जनता की रुचियों, विचारों और वोटिंग पैटर्न्स को समझ के पॉलिटिशियंस को गाइड करते हैं। ईमेल के द्वारा मैसेज सर्कुलेट किए जाते हैं, ऑनलाइन एड चलाए जाते हैं
डिजिटल मार्केटिंग की जाती है, वोटर डेटा मैनेजमेंट, सीधा वोटर को टारगेट किया जाता है। और यह काम कौन करता है? अंग्रेजी के अखबार द टेलीग्राफ ने अमरावती महाराष्ट्र से ग्राउंड रिपोर्ट की कि कैसे छात्र और बेरोजगार पैसे के लिए किसी भी पार्टी का झंडा धोने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कांग्रेस नेता को आने में देर हो जाती है तो इन बेरोजगारों की बाइक बीजेपी के दफ्तर की तरफ मुड़ जाती है, जो प्रतिदिन 400 से 500 की मजदूरी के साथ 1 से 1.5 महीने के लिए काम करते हैं। यह समस्या बेरोजगारी की चिंताजनक स्थिति को बयां करती है। पिछले 10 सालों में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 6% बढ़ चुकी है। काम की तलाश में भटकते बेरोजगारों में 83% युवा है। ऐसे काम करता है आरएसएस और बीजेपी का आईटी सेल। अब आप भली भांति समझ चुके होंगे। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सच हर घर तक पहुंच सके।